तो आज हमारा टॉपिक है कार्तिकेयपुर या फिर कत्यूरी वंश। अभी देखा, जिसने वीडियो नहीं देखी है वो जाइए और पहले वाले से पहले ही वीडियो पूरी देख लीजिए, जिसमें कुलीन शासक के बारे में पढ़ा रखा है, प्रमुख लेख जितने भी हैं सब कुछ बता रखा है, और प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सब कुछ डिटेल में बता रखी है। ठीक है, आप इससे पहले वीडियो देख सकते हो, फिर उसके बाद आप यहाँ आए, तभी आपको समझ में अच्छे तरह आएगा। तो अभी कार्तिकेयपुर एवं कत्यूरी वंश है। अब देखो, हर्षवर्धन था ना इससे पहले, तो हर्षवर्धन क्या करा, ये इसकी मृत्यु हो गई। जब इसकी मृत्यु हुई तो उसके बाद उत्तराखंड में अराजकता फैल गई। अराजकता का फैलने का मतलब दुख ज़्यादा होने स्टार्ट हो गए। अब ये अराजकता कहते हैं कि कब समाप्त हुई थी, तो 700 ईस्वी में, जब कत्यूरी कार्तिकेय वंश जो राजवंश की स्थापना हुई थी, तब जाके अराजकता समाप्त हुई। ठीक हो गया। शुरुआत में लगभग 300 वर्षों तक, अब देखो स्टार्टिंग में राजधानी इसकी कुछ ना कुछ रही होगी। तो देखो अब इसको याद कैसे कर सकते हो कि कार्तिकेयपुर जो है इसकी राजधानी क्या रही थी शुरुआत में 300 वर्ष। तो कार्तिक से समझ में आना चाहिए, कार्तिक जी थोड़े कैसे थे, जोशीले थे। ठीक थे, क्रोधी टाइप के थे ना, तो कार्तिक जी कैसे थे, जोशीले। तो जोशीमठ हो गया। ठीक है, जोशीमठ आपको पता है चमोली में। ठीक है, के कार्तिकेयपुर नामक स्थान। अब देखो चमोली में क्या था, एक कार्तिकेयपुर राजवंश था। ठीक है, तो उसी के नाम पर क्या हुआ, कार्तिकपुर जगह थी, उसी के नाम पर क्या पड़ा, कार्तिकपुर राजवंश। ठीक हो गया। बाद में जब ये बाद में क्या हुआ, ये राजधानी को थोड़ा चेंज कर दिया गया। बाद में राजधानी अल्मोड़ा शिफ्ट कर दी। पहले कहाँ थी, चमोली, फिर अल्मोड़ा, मतलब गढ़वाल से कुमाऊं में शिफ्ट हो गए। अब अल्मोड़ा में, अब देखो ये क्या है, कत्यूरी है। तो अल्मोड़ा में कत्यूर घाटी के बैजनाथ बागेश्वर नामक, बैजनाथ कहाँ है, बागेश्वर में, नामक स्थान पर बनाई गई। ठीक है। अब देखो आपसे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, क्वेश्चन किस बेस पर आते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। देखो वो चीज़ को आप समझना पड़ेगा आपको, कि आपको क्वेश्चन किस तरह से समझ में आना चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या होते हैं, क्वेश्चन आएगा जैसे मिलान के लिए, बैजनाथ कहाँ है, क्वेश्चन आया बैजनाथ कहाँ है, तो आपको याद है बागेश्वर में। कहाँ है, बागेश्वर में बैजनाथ है। ठीक है। अब ये समझ में, कार्तिकेयपुर और कत्यूरी वंश क्या था। तो कार्तिकेयपुर स्टार्टिंग में 300 वर्षों तक केवल कहाँ पर इसकी राजधानी, कार्तिकेयपुर। कार्तिकेयपुर कहाँ पे, तो कार्तिकेय याद रखना, जोशीले, तो जोशीमठ चमोली में स्थित है। और कत्यूरी समझ में आएगा, कत्यूर घाटी। कत्यूर घाटी कहाँ, अल्मोड़ा के कहाँ, बैजनाथ के पास। बैजनाथ कहाँ है, बागेश्वर में। ठीक है, नामक स्थान में पाई गई। कहाँ पे पाई गई है, कत्यूरी घाटी। समझ में आया ना। ठीक है सर। इस कारण कत्यूरी वंश के नाम से भी, ठीक देखा, ये मैंने कहा ना, इसी कारण जो है कत्यूरी वंश, जैसे कार्तिकेयपुर नामक स्थान था, उसी तरह कत्यूरी वंश के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये कत्यूर का मतलब क्या हुआ, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में क्या थी, कत्यूर घाटी। इस तरह से कत्यूरी वंश भी कहा जाने लगा। सन 700 ईस्वी से लगभग 1030 ईस्वी तक इस राजवंश के 3 से अधिक परिवार, ठीक है, किस राजवंश की बात कर रहा हूँ, कत्यूरी या कार्तिकेयपुर या कत्यूरी राजवंश के अगर बात करें 700 से 1030, ठीक है, 700 से 1030 तक, 1030 तक के राजवंश, इसके जो तीन कितने थे टोटल, 3 से अधिक परिवारों ने शासन करा। ठीक हो गया। अब इसकी एक बार समरी देख लेते हैं हम। ठीक है, समरी देखते हैं आज से, जिससे क्या होगा, हमें जल्दी याद रहेगा। ठीक, इसमें क्या लिखा था, इसमें सबसे पहले आपको ये याद रखना है, जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी तो उत्तराखंड में अराजकता स्टार्ट हो गई, दुख होने लग गया। उसके बाद अब यह अराजकता समाप्त कौन सी तिथि में हुई, 700 ईसा पूर्व में हुई। उस टाइम पर किस राजवंश की स्थापना हुई, कार्तिकेयपुर राजवंश की स्थापना हुई। शुरुआत में 300 वर्षों तक तो थे, उसमें इसकी राजधानी कहाँ थी 300 वर्षों तक, याद रखना, कार्तिक से याद रखना है कि ये जोशीले थे, जोशीमठ चमोली में। ठीक हो गया। और उसके बाद कुछ समय बाद ये राजधानी इसको ट्रांसफ़र कहाँ कर दिया, अल्मोड़ा। अब अल्मोड़ा में कौन सी घाटी प्राप्त थी, कत्यूरी, और सॉरी कत्यूरी घाटी से, कत्यूरी घाटी के बैजनाथ कहाँ, बागेश्वर नामक स्थान पर पाई गई। कत्यूरी घाटी कहाँ पाई गई कहोगे तो बैजनाथ कहाँ, बागेश्वर में। ठीक हो गया। इस कारण से यहाँ पर कत्यूरी वंश के 3 शासक, 3 मतलब राजवंशों ने क्या करा, 3 से अधिक परिवारों ने यहाँ शासन करा। किस किस के बीच है, 700 से 1028, ठीक है, सॉरी 1030, 28 से याद है, 1030 हो गया। ठीक है, 1030 ईस्वी तक इतना हो गया इसका सारा। अब इसके बाद है इस राजवंश का इतिहास। देखो 2 चीज़ें आपको याद है, बागेश्वर और बैजनाथ, इन दोनों को आपको समझना नहीं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ ही रखा है
कि बागेश्वर और बैजनाथ दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया है। यहाँ से क्या मिला, कत्यूर घाटी मिली, ठीक, अल्मोड़ा के पास। तो इसका पहली बात तो इतिहास के जो साक्ष्य मिले कहाँ से, बागेश्वर से मिले और बैजनाथ से। फिर है कंडारा और पांडुकेशव, ठीक, और दूसरा दो नाम क्या है, कंडारा है और एक पांडुकेशव, ठीक हो गया। क्या हो गया, कंडारा है और पांडुकेशव। यहाँ से तो प्राप्त हुए लेकिन किस लिपि में प्राप्त हुए, तो कुटिल, ठीक है, कुटिल से समझ में आना चाहिए। कुटिल माने कठोर, तो कुटिला क्या हुआ, कुटिला लिपि में, ठीक है, से प्राप्त ताम्र लेखों के आधार पर लिखा गया। देखो ताम्र लेख क्यों आया, क्योंकि ये अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा को ताम्र नगरी भी कहा जाता है, आपको पता होगा ये, इसीलिए यहाँ ताम्र लेख, ठीक है, बिल्कुल। अतः अब इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये पूछी जाती है, देखो पेपर में बच्चों ये पूछा जाएगा आपसे, ठीक, क्या पूछा जाता है, देखो राजवंश, देखो जो कत्यूरी राजवंश है ना बच्चों, उत्तराखंड या कुमाऊं का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश। यहाँ पे स्पेशली आपको देखो ये कुमाऊं लिखा पड़, क्या कुमाऊं, तो आपसे पेपर में ये पूछ सकता है उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था, या फिर कुमाऊं का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था। आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक हो गया। दो चीज़ें मैंने आपसे बताई कि उत्तराखंड और कुमाऊं दोनों में से कुछ भी आ सकता है, क्योंकि कत्यूरी जो है, कत्यूरी घाटी अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा आता है कुमाऊं में, तो कुमाऊं का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है तो कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश को, ठीक है। अब जो हमारे अंग्रेज थे एटकिंसन, ये कार्तिकेय वंश की जो क्या करते हैं, सीमाएं निर्धारित कर देते हैं। ये कहता है कि उत्तर में यहाँ ऊपर साइड आपको पता है तिब्बत कैलाश है, ठीक है, पश्चिम साइड, पश्चिम में कह देते हैं ये सतलज है, ठीक है, और पूर्व में कहते हैं गंडकी, सॉरी, पूर्व में गंडकी, और बचा जो है दक्षिण, दक्षिण में कठेर जो रोहेलखंड है, ठीक, उत्तर में तिब्बत है बच्चों, पश्चिम में सतलज है, और पूर्व में आपका क्या है कहोगे, गंडकी, और बचा जो नीचे ये है, तो ये है कठेर जो रोहेलखंड तक विस्तृत है। समझ में आ रहा है, ठीक है। उत्तर में कैलाश, पश्चिम में आपका सतलज, पूर्व में क्या है आपका गंडकी, नीचे कठेर जो रोहिलाखंड, इसको कहते हैं रोहिलखंड, ठीक है, बिल्कुल। देखो बागेश्वर लेख के अनुसार इस राजवंश का प्रथम परिवार या प्रथम वंश कौन सा था, बसंत देव, ठीक है। देखो कार्तिकेयपुर, कार्तिक किसके सन थे, तो कार्तिक थे सन, याद रखना, कार्तिक है सन, तो बसंत, ठीक है, बसंत देव। किस लेख से मिला, बागेश्वर लेख के अनुसार इस परिवार का मतलब किसका, कार्तिकेयपुर परिवार का प्रथम राजवंश कौन सा था, तो बसंत देव, ठीक है। कैसे याद करोगे, कार्तिकेयपुर से सबसे पहले आया के बी, अब सी लगाना है तो लगाओ, नहीं तो नहीं। कार्तिकेयपुर से याद करोगे के बी सी, तो के से क्या है कार्तिकेयपुर, बी से हो गया बसंत देव, अगर आगे सी आ जाएगा तो ठीक है, ओके। यह इसमें क्या है, वह परम भट्टारक महाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण करता था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, देखो पहले आपसे इम्पोर्टेंट तो ये भी है कि आपसे पूछा क्या जाता है कि इस राजवंश का प्रथम राजा, देखो ये राजा है और ये क्या कहलाता है, प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कौन सा, ठीक है, ये क्या है, प्रथम राजवंश है। अच्छा, प्रथम राजा बसंत देव, और यह अपने ऊपर क्या एक उपाधि रखता था अपनी, परम भट्टारक, महान जो राजा है धीराज, महाराजा धीराज, परमेश्वर, खुद को परमेश्वर जो उपाधि देने वाला था, कौन था, बसंत देव। इसने बागेश्वर के समीप एक मंदिर का स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान में दिया, ठीक है, मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान में दिया, ठीक है। अगर पेपर में ये पूछ सकता है कि किसने बागेश्वर के एक मंदिर को स्वर्णेश्वर
नामक ग्राम दान में दिया, मतलब स्वर्णेश्वर नामक ग्राम किसने दान में करा बागेश्वर को, तो याद रखना किसने करा था, बसंत देव। ठीक है, अच्छा इसके बारे में इसका सारांश देख लेते हैं। अब बागेश्वर लेख से क्या मिला हम लोग को, प्रथम राजा के बारे में प्राप्त चलता है, पता चलता नहीं चलता कि प्रथम राजा कौन था, बसंत देव। यह एक उपाधि रखता था कि मैं परम भट्टारक महाधिराज परमेश्वर की उपाधि रखता था। उसने क्या कर रखा था, बागेश्वर के निकट एक मंदिर को स्वर्णेश्वर नामक ग्राम दान में दे दिया था। ठीक हो गया। अब एक चीज बताओ, जब यहाँ देखना कार्तिकेयपुर या कत्यूरी वंश के बारे में बात होगी तो याद रखना यहाँ पे कौन सा लेख है, ताम्र लेख नहीं होगा, बागेश्वर लेख है। ठीक है, बागेश्वर लेख है, पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना जब भी कार्तिकेयपुर की बात करें तो बागेश्वर लेख। अब उसके बाद जब बसंत देव के बाद शासन जो कौन शासक आया उसके बारे में अच्छी तरह जानकारी नहीं है, लेकिन उसके बाद किसका, खप्पर देव के नाम का उल्लेख है। ठीक है, किसका नाम है, खप्पर देव का, इसके बारे में बताया गया है। मतलब बागेश्वर लेख में राजा बसंत के बाद शासक का नाम स्पष्ट नहीं है, ये कहा गया कि बसंत देव के बाद कौन शासक बना इसके बारे में डिटेल नहीं है, लेकिन उसके बाद एक नाम का उल्लेख है, वह खप्पर देव। ठीक है, अब ये कहाँ है, देखो कश्मीरी इतिहासकार कल्हण की रात तरंगिणी पुस्तक में, मतलब ये तो देखो यहाँ पे दो चीज़ें बने, कल्हण की बुक का क्या नाम है, इम्पोर्टेंट, देखो इस तरह से उत्तराखंड में भी इम्पोर्टेंट बता रहा है, कैसे, ये बताइए कल्हण की रात तरंगिणी, मतलब कल्हण की बुक का क्या नाम है, रात तरंगिणी। ठीक है, यहाँ पर कैसे पूछ सकता है ऊपर वाले में कि खप्पर देव के बाद कौन से शासक का उल्लेख है, तो याद सॉरी बसंत देव के बाद कौन से शासक का उल्लेख है, तो खप्पर देव। फिर कल्हण की बुक का नाम क्या, राज तरंगिणी पुस्तक में कश्मीरी राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ द्वारा गढ़वाल, अच्छा इस कश्मीर जो इतिहास कल्हण की रात तरंगिणी में क्या था, तो इसके अंतर्गत दिया गया कि जो ललितादित्य मुक्तापीड़ है उसने किस क्षेत्र को जीता था, गढ़वाल क्षेत्र को जीता था। संभवतः इसी समय खप्पर कार्तिकेयपुर पर कब्जा कर नए वंश की स्थापना की थी, और जब इसने क्या करा, गढ़वाल को जीता था, उसी टाइम पर जो खप्पर कार्तिकेयपुर पर कब्जा कर नए वंश की स्थापना। ठीक है, अब ये बंदा कहाँ था, ये था आपका गढ़वाल में, और इसने क्या करा, कुमाऊं में आक्रमण कर दिया, कार्तिकेयपुर राज्य पर कब्जा कर लिया। राजा खप्पर देव कन्नौज के राजा, अच्छा ये इम्पोर्टेंट है, खप्पर देव किसके समकालीन था, ये पेपर में पूछा जाता है, ये भी लिख लो। खप्पर देव किसके समकालीन था पेपर में, तो याद रखना किसके समकालीन था, कहोगे यशोवर्मन, यशोवर्मन। ठीक है, यशोवर्मन, और ये कहाँ का था, कन्नौज का राजा था यशोवर्मन। ठीक हो गया, खप्पर देव याद रखना, खप्पर ऊपर वाला, खप्पर कानों में, खप्पर देव कानों में, तो यश बड़ा। ठीक है, खप्पर देव के बारे में समझ में आया नहीं है, खप्पर देव किसके समकालीन था, यशोवर्मन के। यशोवर्मन कौन था, कन्नौज का राजा था। इसके पश्चात उसका पुत्र कल्याण राज, ठीक है, खप्पर देव का जो पुत्र था कल्याण राज शासक बना, जिसकी पत्नी का नाम महारानी लधा देवी। ठीक है, लधा देवी, महारानी लधा देवी किसकी पत्नी थी, कल्याण राज की। ठीक है, ये पूछा जाता है कि महारानी लधा देवी, महादेवी लधा देवी किसकी क्या कहते हैं उसे पत्नी थी, तो कल्याण राज किसका पुत्र था, खप्पर देव का। खप्पर देव किसके अधीन था, यशोवर्मन। यशोवर्मन कौन था, कन्नौज का राजा। इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा। खप्पर देव वंश का अंतिम शासक उसका पुत्र त्रिभुवन राज था। ये इंपॉर्टेंट है, तीन चीजें देखो, खप्पर हो गया, उसके बाद उसका पुत्र कल्याण हो गया, फिर उसके बाद त्रिभुवन। ठीक है, K2T, ठीक है, तो यहाँ से के से खप्पर, कल्याण और त्रिभुवन। त्रिभुवन जो था, खप्पर जो था राजवंश, इसका अंतिम शासक त्रिभुवन राज था। यह भी देखो, दो बंदे अपने उसमें परम भट्टाचारी रखते थे, एक बसंत था और दूसरा खप्पर।
का लास्ट जो शासक था, क्या नाम था उसका? त्रिभुवन राज। त्रिभुवन राज भी अपने परम भट्टाचार्य महाधिराज की उपाधि धारण करता है। त्रिभुवन राज द्वारा किसी किरात पुत्र के साथ संधि करने और बाघ्रेश्वर देवता व व्याघ्रेश्वर देवता के मंदिर को भूमि दान की चर्चा बागेश्वर लेख में की गई है। ठीक है, वो देखो मैंने कहा ना, हर जगह बागेश्वर लेख की बात आई। इसमें त्रिभुवन द्वारा किसी किरात पुत्र के साथ संधि करने और व्याघ्रेश्वर देवता के मंदिर को भूमि दान में देने की चाहिए। ठीक हो गया। इसने क्या करा? किसने किरात पुत्र के साथ संधि करी? तो त्रिभुवन राज। इस तरह से पेपर पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा राज जिसने किरात पुत्र के साथ संधि करी? तो त्रिभुवन राज। और साथ ही साथ बागेश्वर देवता के मंदिर को भूमि दान की चर्चा भी इसमें करी गई है। अब यहाँ आता देखो, नालंदा अभिलेख में बंगाल के पाल शासक धर्मपाल द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण करने की चर्चा है। अब हमारा नालंदा जो है अभिलेख, इसमें क्या है? तो बंगाल का एक शासन था। कौन था? बंगाल का एक शासक। कौन? धर्मपाल। इसने क्या करा? गढ़वाल पर आक्रमण करा। धर्मपाल ने गढ़वाल पर आक्रमण करा, ये तो सबको पता है। किस अभिलेख में मिला है? तो ये मिला नालंदा अभिलेख में। ठीक हो गया। लो, निम्बर ने क्या करा? बर क्या होता है? बर का काम होता है पालना, तो निम्बर। तो बर का मतलब पालना, तो पालो। देखो, नालंदा अभिलेख में बंगाल, देखो किसके? नालंदा अभिलेख में बंगाल के पाल शासक कौन था? धर्मपाल। इसके द्वारा क्या करा? गढ़वाल पर आक्रमण करा। इसके बारे में चर्चा है। ठीक हो गया। इस आक्रमण के बाद कार्तिकेय पुरुष में खप्पर वंश, देखो खप्पर वंश का अंत कब हुआ? तो याद रखना, जब धर्मपाल ने गढ़वाल पर आक्रमण करा तब कार्तिकेयपुर राज्य में खप्पर वंश का क्या हो गया? समाप्त हुआ। और उसके बाद जब खप्पर वंश समाप्त हुआ तो कौन सा वंश है? निम्बर वंश की स्थापना हुई। निम्बर ने पालो से संधि की थी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि निम्बर ने किस से संधि करी गई थी, या संधि किससे की थी? तो निम्बर ने पालो से संधि की थी। निम्बर शैव मतावलंबी था। आपसे अगर ये पूछा जाए कि निम्बर कौन था, तो शैव मतावलंबी था। कौन? निम्बर। उसने जागेश्वर में विमानों का निर्माण करा। इंपॉर्टेंट ये रख लो, अगर पेपर में पूछा जाएगा कि बताइए जागेश्वर में विमानों का निर्माण किसने करवाया, तो निम्बर ने। निम्बर कौन था? शैव मतावलंबी। ठीक है। निम्बर के बाद उसका पुत्र, देखो ईस्टगढ़ जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये हर पेपर में आपको दिखने को मिलेगा। ईस्टगण, ऐसा क्या है कि ईस्टगण जो है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ईस्टगण देव क्यों है इम्पोर्टेंट? तो इसने क्या, पहली बात तो पुत्र किसका है? निम्बर का। पुत्र कौन? ईस्टगण। इसने क्या करा था? ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कि ईस्टगण ने आखिर करा तो करा क्या था। अब देखो क्या है, निम्बर के बाद उसका पुत्र ईस्टगण देव जो शासक बना, किसका? निम्बर के बाद सबसे ये पूछा जाता, देखो ये है ना। ठीक है, अब देखो निम्बर के बाद उसका पुत्र ईस्टगण जो है ना देव शासक बना। ये इंपॉर्टेंट क्यों लिखा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो ईस्टगण था इसने ऐसा क्या करा गया जिसके कारण इसका जो चर्चा है पेपरों में आता है। तो ईस्टगण, ईश्वर हमारे जो होते हैं वो चाहते हैं कि हम सब लोग एक साथ रहें, संतुष्ट रहें। वो नहीं चाहते कि हमारा बंटवारा हो। ये तुम्हें समझ में आता होगा। तो इसने भी वही करा। इसने जितना पूरा संपूर्ण उत्तराखंड है, इसके बस की क्या थी? केवल ये उत्तराखंड के लिए करेगा ना। तो इसने क्या करा? जितना संपूर्ण उत्तराखंड जो था उसमें क्या कर दिया इसने? उसको एक करने की कोशिश करी। ठीक है, तो इसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने की कोशिश करी। तो ये पेपर में पूछा जाता है कि किस बंदे ने उत्तराखंड, जो समस्त उत्तराखंड है, इसको एक सूत्र में बांधने की कोशिश करी। तो वो कौन था कहोगे? तो ईस्टगण। ठीक, कौन था वो? ईस्टगण। ठीक है, अब यह जो देखो पिताजी जब शैव है तो बेटा भी तो शैव रहेगा, तो ये भी शैव था। ठीक हो गया। जागेश्वर में इसने कुछ मंदिरों का निर्माण कराया। किसने? ईस्टगण ने। वो जो मंदिर थे उनके कुछ नाम इस तरह से हैं। देखो पहले क्या करा? अब यार ईस्टगण ईश्वर बनाना है तो नौ दुर्गा। ठीक है, नौ दुर्गा
महिष मदनी, ठीक है, 9 दुर्गा हो गया, महिष मदनी हो गया, और लकुलिस हो गया, और तथा लास्ट नटराज के मंदिरों का इसने निर्माण करवाया। ठीक है, नटराज के मंदिरों का इसने क्या करवाया, निर्माण करवाया। ठीक है, इंपॉर्टेंट बस इतना है कि समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का जो श्रेय है किसको जाता है या किसने ये सोचा था, तो याद रखना ईष्टगण, इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, ईष्टगण के बाद उसका पुत्र ललित सुर देव शासक बना। ठीक है, अब पेपर में पूछ सकता है कि ईष्टगण जो है, जैसे इसने तो क्या करा, उत्तराखंड को समस्त एक सूत्र में बांधने की कोशिश करी, उसके बाद कौन है, तो ईष्टगण के बाद है ललित सूत्र, ललित सुर है। ठीक है, पांडेकेश्वर के ताम्रपत्र में इसके काली कलंक पंख में मग धरती की उद्धार के लिए बहरवात बराहवतार के समान बताया गया है। ठीक है, इसके बारे में उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इम्पोर्टेंट यही था बस इष्ट गणदेव। अब उसके बाद है क्या, देखो जागेश्वर में इसने 9 दुर्गा महिष्मदी लव कुश, ये तो हो गया। चलो, इष्टगण के बाद उसका पुत्र ललित सुर देव शासक बना। पांडुकेश्वर, इसमें ऐसा क्या था मतलब, ठीक है, तो पांडुकेश्वर के ताम्रपत्र से इसके काली कलंक पंख में मग्न धरती के उद्धार के लिए बराहवतार के समान बताएगी। ठीक है, पांडुकेश्वर में इसको क्या बता रखा है कि यह धरती मग्न धरती के उद्धार के लिए बहारवातार के समान बताया। ठीक है, पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में ललितसुर के बाद उसके पुत्र भूदेव। ठीक है, ये है ईश्वर आया, ईश्वर क्या ललित आया, ललित के बाद भूदेव आया। ठीक है, राजा बने। इसने बौद्ध धर्म का विरोध किया। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अगर पूछ लेता है कि कार्तिकेय पूर्व में किस शासक ने जो बौद्ध धर्म का क्या करा, कहोगे तो बौद्ध धर्म का विरोध किस शासन ने करा था, किसमें, कार्तिकेय पूर्व में, तो याद रखना भूदेव। जिसका पुत्र था कहोगे तो ललित सुर का पुत्र था। और बैजनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग दिया। इसने क्या करा, साथ ही साथ बैजनाथ मंदिर के निर्माण में सहयोग करा। ठीक है, फिर बालेश्वर एवं पांडुकेश्वर से प्राप्त ताम्र लेखों के अनुसार सलोड़ादित्य के पुत्र इच्छरदेव ने सलोड़ादित्य वंश की स्थापना करी। ठीक है, अच्छा, अगर ये पूछ ले सलोड़ादित्य वंश की स्थापना किसने करी, तो याद रखना 2 बंदे, सलोड़ादित्य के पुत्र कौन था, इच्छरदेव। तो इच्छरदेव, वहाँ पे ये मत देखना कि सलोड़ादित्य ने ही करेगी, नहीं, उसके पुत्र ने, उसके पुत्र का नाम है इच्छरदेव ने सलोड़ादित्य वंश की स्थापना करी। ठीक है, क्या लिखा, बालेश्वर एवं पांडुकेशव से प्राप्त ताम्र लेख के अनुसार। ये पूछा जा सकता है कि बताइए कि बालेश्वर मतलब जो है सलोड़ादित्य जो है ना वंश, इसकी स्थापना किसने करी, तो आपको याद है कि सलोड़ादित्य ये तो दिख रहा है, तो हमको लगेगा कि भैया सलोड़ादित्य नहीं करेगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, उसका पुत्र था कि पुत्र ने कहा भैया हम करेंगे, तो पुत्र जो थी, पिता की इच्छा थी, तो इच्छरदेव ने करा था। ठीक है, अभी पता कैसे चलता है, तो याद ना बालेश्वर एवं पांडुकेश्वर से प्राप्त जो ताम्रलेख के अनुसार। ठीक हो गया, बिल्कुल सर। उसके बाद क्या कह रहा है, इच्छरदेव ने भुवन विख्यात दुर्मादा राति सिम निवनी, ये पूछा जाता है नहीं वैसे, वैद्य ते दीक्षादान दखे गुरु, इसका मतलब विश्वविख्यात दुर्दार्थ शत्रुओं की पत्नियों को वैधव की दीक्षा देने में सफल गुरु की उपाधि धारण किया था, वह बहुत विद्वान था। ठीक हो गया। अब ईश्वर देव क्या था, इसने क्या करा, आपसे ये पूछा जा सकता था कि जैसे ये शत्रुओं की पत्नी को वैधव की दीक्षा देने वाला सफल गुरु कौन था, तो याद रखना इच्छरदेव। ठीक है, इच्छरदेव था, इस तरह से पूछा सकता है। ये भुवन विख्यात ये सब अगर आता है तो ठीक है, वैसे पेपर में ये चीज़ें आती है नहीं, अभी तक का तो मैंने देखा नहीं जिस तरह हमने पेपर दिए। ठीक है, इच्छरदेव के बाद इस वंश में क्रमशः, अब इच्छरदेव के बाद कौन है, देशत देव, परमदेव और सुमिक्ष राव देव। ठीक है, देशत देव, परम देव, ठीक है, और सुमिक्ष राज देव। ठीक है, आगे चलकर कत्यूरी घाटी में
अब कत्यूरी घाटी जो थी, कत्यूरी घाटी कहाँ मिली थी याद रखना, बैजनाथ। बैजनाथ का बागेश्वर में, बागेश्वर मतलब कहाँ पे निकट है, अल्मोड़ा की। ठीक है, तो फिर कत्यूरी घाटी में किसका है ये, आस आंस विदेव के द्वारा अशांति देव वंश की स्थापना करी। अच्छा, अशांति देव वंश की स्थापना किसने करी, तो आसंवी देव द्वारा। इस वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव था। देखो ये पूछा जाता है, एक पूछा जाएगा फर्स्ट और एक पूछा जाएगा अंतिम। तो अब फर्स्ट कौन था आपको इतना याद है नहीं है, अगर याद है तो आप बताइए कमेंट सेक्शन में, जल्दी से बताइए कि जो कत्यूरी वंश है इसका प्रथम शासक कौन था। ठीक, अंतिम शासक कौन है, ब्रह्मादेव। तो ब्रह्मदेव कौन सा था, कत्यूरी वंश का अंतिम शासक कौन है, ब्रह्मदेव। ठीक हो गया, और अगर कमेंट कर दिया है तो ठीक है, नहीं तो पहला शासक कौन सा था, तो बसंत देव, और अंतिम ब्रह्म। तो बौ और बौ दोनों देखो, बसंत बसंत बौ से वो बौ, ठीक है, बौ बौ। तो बसंत देव अंतिम शासक था, किसका किसका था अंतिम शासक, बसंत देव कत्यूरी वंश का, जो अत्याचारी और कामुक शासक था। याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है कि बताइए, आपसे ये पूछा जाएगा कि कत्यूरी वंश का अंतिम शासक जो था वह कौन था, और क्या पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा अत्याचारी और एवं कामुक शासक कौन था, तो याद रखना वो था ब्रह्मदेव। प्रजा देखो, प्रजा उसके अत्याचारों से त्रस्त त्रस्त मतलब बिल्कुल उनको बहुत ज़्यादा दुख था। जागरो में इसे विमल वीरम देव या वीर देव कहा जाता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो लोग पढ़ने के लिए कितना पढ़ेंगे, देखो इस वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदेव, ये मैं नहीं पढ़ा, ये स्टार्टिंग पढ़ ली, पढ़ने वाला पढ़ लिया, ये पढ़ लेगा अत्याचारी था और कामुक था। ठीक है, पेपर किस तरह से बनाएगा, पेपर वाला पूछेगा भाई एक चीज़ बताओ, जागरो में इसको क्या कहा जाता था, तो याद रखना वीरम देव या फिर वीर देव कहा जाता था। किसको कहा जाता था, ब्रह्मदेव को। ठीक हो गया, अब उसके बाद देखो क्या है, अब आएगा इतिहासकार लक्ष्मी दत्त जोशी के अनुसार कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः अयोध्या के थे। अच्छा, अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए आपसे क्या कि जो आपके कार्तिकेयपुर राजा थे ये कहाँ के थे, तो आपने इतना याद कर लिया अयोध्या के थे। चलो ठीक है, फिर उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि बताइए, चलो अयोध्या के तो थे, लेकिन अयोध्या के थे यह किसने बताया था, तो लक्ष्मी दत्त जोशी थे, उनने बताया था। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हो, किसने, लक्ष्मी दत्त जोशी ने। राजा शालीन वाहन वाहन कार्तिकेयपुर राजाओं के आदि पुरुष माने जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ से बीचों बीच से उठाता है, जो मैं बता रहा हूँ उसको पढ़ना बताओ ने। ये राजा शालीन वाहन, ठीक है। अच्छा, कार्तिकेयपुर का जो क्या कहोगे, क्या कहा मैंने, कार्तिकेयपुर का जो मतलब आदि पुरुष किसको माना जाता था, कार्तिकेयपुर राजाओं का आदि पुरुष किसको माना जाता है, तो राजा शाली वाहन। तो कार्तिक यहाँ पे अगर उनके आदि की बात करते तो शाली थी, तो शाली वाहन। ठीक है, अब देखो इन राजाओं के इष्ट देव कार्तिकेय थे, मैंने कहा ना। अब देखो यार किस तरह से आपको याद करना, मैंने पहले ही कहा था कार्तिकेयपुर जो थी इसकी पहली राजधानी कहाँ थी, जोशीमठ थी, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा क्रोधी थे। अब थोड़ा बहुत अगर देखो लास्ट में वहीं पड़ गए ना कि इन राजाओं के देवता कौन थे, कार्तिकेय थे। ठीक है, आदि गुरु या आदि पुरुष कौन थे, वो याद रखना है, कार्तिकेय की शाली, तो शाली वाहन, राजा शाली वाहन। ठीक है, इतना समझ में आपको आना चाहिए। कुमाऊं की जनता भी कार्तिकेय को अपना लोक देवता मानती है, तो कुमाऊं की जनता भी कार्तिकेय को अपना लोक देवता मानती है। ठीक हो गया, उसके बाद है कार्तिकेय वंश राजाओं के लोक हितकारी कार्यों के कारण कुमाऊं क्षेत्र में आज भी प्रचलित है। लोक हितकारी का मतलब होता है कि लोगों का हित करने वाला वंश। ठीक है, कार्तिकेयपुर वंश के अवसान पर सूर्य अस्त हो गया था और रात्रि कार्तिकेयपुर वंश के अवसान में समाप्ति पर सूर्य अस्त हो गया था और रात्रि हो गई थी। ठीक है,
इतिहासकार बद्रीदत्त पांडे कार्तिकेयपुर राजाओं को सूर्यवंशी मानते, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या कहा जाएगा कि बताइए जो कार्तिकेयपुर राजवंश था उसको जो बद्रीदत्त पांडे हैं क्या मानते हैं? तो याद रखना, देखो कार्तिकेयपुर जो सूर्यवंशी मानते थे, कौन? बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, ये शासक गिरिराज चक्र चूड़ामणि के उच्च पद से विभूषित थे। ये जो शासक था गिरिराज चक्र चूड़ामणि के उच्च पद से विभूषित थे, अतः चक्रवर्ती सम्राट थे। ठीक है, अतः चक्रवर्ती सम्राट थे। ठीक है, कौन थे? चक्रवर्ती सम्राट। समझ में आया? बस इतना याद करना है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो यहाँ मैं जिसमें टिक लगा दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट वो याद करना है। जैसे ये शालीन मोहन था, ठीक हो गया। तो याद रखना आपको बद्रीदत्त पांडे क्या मानते हैं कि जो ये कत्यूरी शासक थे ना, तो वो कौन से थे? सूर्यवंशी थे। ठीक हो गया। ये शासक गिरिराज चक्र चूड़ामणि के उच्च पद से विभूषित थे, अतः चक्रवर्ती सम्राट थे। ठीक है। इन शासकों की राजभाषा मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, ये पेपर में पूछा जाता है कि कार्तिकेयपुर वंश की जो राजा थे इनकी जो राजभाषा कौन सी थी, ये पूछा जाता है। तो कार्तिक से याद रखना संस्कृत थी। वहाँ पे आपको 4-5 ऑप्शन दिए जाएंगे कन्फ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना है क्योंकि हमने पढ़ा है। तो याद रखना कार्तिक। तो अब कार्तिक लोग भाई उस टाइम पे कार्तिक थे। कार्तिकेय जी तो अगर आपसे कहा जाएगा कोई भी अपना गुरु होता था उन टाइम, कार्तिकेय जी का गुरु थे वो, उनको किस में ज्ञान देंगे? तो उस टाइम भी संस्कृत भाषा का ही यूज़ होता था। इस तरह से आप याद कर सकते हो। ठीक, तो कार्तिकेय जी के समय में संस्कृत भाषा का वो होता था ना, क्या कहते हैं, प्रचार प्रसार था, क्योंकि हमारे श्लोक वो संस्कृत भाषा में। इस तरह से याद कर सकते हो। अगर हमें कार्तिकेय जी को कुछ श्लोक सुनाने थे, तो मतलब अगर उनके गुरुओं को कुछ श्लोक सुनाने हैं तो ऑब्वियसली संस्कृत भाषा में ही उसका यूज़ होगा। तो कार्तिकेयपुर, कार्तिक, संस्कृत हो गया। लोक भाषा पाली। अच्छा, ये 2 चीज़ों से आपसे पूछा जा सकता है। एक तो पूछा जाएगा राजभाषा। राजभाषा मतलब जो कार्तिकेयपुर की नॉर्मल भाषा थी वो होगी आपकी संस्कृत। अगर लोगों के बीच में चलने वाली भाषा कौन सी हो गई? तो लोगों के बीच में चलने वाली थी पाली भाषा। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना। पूरे राज्य में चलने राजभाषा संस्कृत थी। और अगर लोगों के बीच में जैसे हमारी होती है, हम पहाड़ी लोग हैं तो हम लोग पहाड़ में क्या होती है अपनी भाषा बोलते हैं पहाड़ी, और अगर यहाँ आएंगे तो हिंदी एक तरह से बोली जाती है ना, राजभाषा हिंदी। तो वही चीज़ें हो रखी थी। तो वहाँ भी कहती अगर राजभाषा की बात करेंगे तो संस्कृत, और अगर लोक भाषा की बात करेंगे तो पाली। ठीक हो गया। इनका राज धर्मराज था। अगर राज पूछे तो धर्मराज। इन राजाओं ने लोकोपयोगों बहुत से कार्य किए। ठीक हो गया। लोगों के लिए बहुत लोकोपयोग मतलब लोगों को क्या मिले इनसे, एक तरह से फ़ायदा मिले, वैसे इन लोगों ने बहुत ज़्यादा काम करे। उनका राज प्रबंध उच्च कोटि का था। देखो, तथा पुलों एवं सड़कों की उन्नत व्यवस्था करी। ऑब्वियसली बात। कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल में ही उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य का आगमन। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी लिख लो, ये लिख लो भैया, माइंड में छाप लो। मैंने क्या कहा मैंने? देखो, मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो, वो चीज़ें छोड़ना नहीं चाहिए आपको। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप लिखो। देखो, ये पूछा जाएगा जैसे आदिगुरु शंकराचार्य थे, ठीक है, जिनकी अभी मूर्ति कहाँ पर है? केदारनाथ में है ना, स्थित है तो है केदारनाथ में। तो याद रखना ये स्टार्टिंग में कब आए थे ये पूछा जाता था। देखो स्टार्टिंग तो कार्तिकेयपुर राजवंश के शासनकाल में उत्तराखंड में आदिगुरु शंकराचार्य का आगमन हुआ, और उन्होंने इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करा। ये आपको पता है कि अब आदिगुरु शंकराचार्य आए, उन्होंने क्या करा, इस क्षेत्र पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करा था। ठीक हो गया। हिंदू धर्म की पुनः स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, हिंदू धर्म की जो स्थापना करने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इन्हें भूमिका निभाई। किन्ने? गुरु शंकराचार्य जी ने। ठीक हो गया। अब देखो उसके बाद कहता है कि इस क्रम में बद्रीनाथ तथा केदारनाथ मंदिरों का पुनर्निर्माण करवाया। मैंने कहा ना, क्योंकि देखो जो अभी केदारनाथ आप जाओगे वहाँ पे गुरु शंकराचार्य की मूर्ति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी दिखती है वहाँ पे। ठीक है, जोशीमठ की स्थापना की, ज्योतिर्मठ की स्थापना की, और
आपसे अगर ये पूछा जाए कि ज्योतिष मठ की स्थापना किसने करी, ज्योतिर्मठ की स्थापना किसने करी, तो याद रखना गुरु शंकराचार्य। अच्छा, ये देखा मैंने, केदारनाथ पर जब वो गए थे उनकी मृत्यु हुई थी कब, 1820 में। उन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया था, किसने, गुरु शंकराचार्य जी ने। कब, 1820, ठीक है, कब, 1820। ये भी पेपर में पूछा जाता है भाई, पेपर में इंपॉर्टेंट चीज़ है 1820। अच्छा, इसका सारांश देखते हैं, इतने का ही। देखो, कार्तिकेयपुर राजवंशी के समय कौन आए, गुरु शंकराचार्य आए ना वहाँ। उनके आगमन पर उन्होंने सबसे पहले क्या, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करा, हिंदू धर्म का पुनः स्थापना कराई, और इसी क्रम में बद्रीनाथ और केदारनाथ 2 मंदिरों का फिर से जीर्णोद्धार कराया, ठीक है। और ज्योतिष में इम्पोर्टेंट है ये लाइन, ये कर लो यार, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योतिष मठ की स्थापना भी करवाई। अच्छा, ये पूछा जाता है कि केदारनाथ में अपने प्राणों को कब त्यागा था, तो उनके प्राण कब गए थे, तो 1820 ईस्वी में, ठीक हो गया। उसके बाद आपका आता है कुमाऊं में चंदवंश, ठीक है। चलो अब नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते हैं, ओके, ठीक है।